गुड आफ्टरनून। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मौला आशीर्वाद। आवाज आ रही मेरी? वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, पेपर भी हुआ था ना? कैसा गया पेपर? पेपर हुआ था क्या? यस, जल्दी जल्दी बताओ। लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.7, 50 डिग्री सेल्सियस पर 0.6, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट, डेल्टा जी नॉट, इन सब ये सब फाइंड आउट करना है। Ionic, the correct information related with 0.5 m Na2CO3 solution is K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, आपको पीएच पीओएच इन सब पर कमेंट करना है। बट सॉल्यूशन जो है वो Na2CO3 का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड सी होगा ऐसा? क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर जो दे रखा है ABCD दे रखा है, ऑल फोर। ये 50 डिग्री सेल्सियस पर, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये तो गलत है, बॉम्बे तो हो ही नहीं सकता। साइन यहां से गायब हो गया भाई, साइन नहीं तो ये हो जाता। तो यहां पर माइनस साइन नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया। ये सही है, ये भी सही है, और डेल्टा
ये भी गलती है यार जो इन्होंने। आंसर ए और सी। आंसर इसका ए और सी होगा, ठीक है। और आगे बोलिए। ये हो जाएगा डेल्टा एच रिएक्शन दे रखा है, ई ए बैकवर्ड दे रखा है, ई ए फॉरवर्ड निकालना है। ये ई ए बैकवर्ड है, डेल्टा एच रिएक्शन दे रखा है, ई ए फॉरवर्ड निकालना है। ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड इक्वल्स टू डेल्टा एच। Fe plus 3 at equilibrium when potassium iodide is added to a solution of Fe plus 3 initially at 0.5 m until iodide ion concentration 1 m। जब तक आयोडाइड आयन कंसेंट्रेशन 1 m नहीं हो जाती तो इक्विलिब्रियम पर Fe प्लस 3 की कंसेंट्रेशन कितनी होगी वो बताना है। इक्विलिब्रियम पर आयोडाइड आयन कंसेंट्रेशन पता है 1 m, द वैल्यू ऑफ x इज। तो पहला काम तो क्या करो, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है 10⁸ Fe प्लस 3 I माइनस कन्वर्टिंग इनटू I2 प्लस Fe प्लस 2। ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁸ जो कि 1 से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Fe प्लस 3 है वो फाइनली बहुत कम बचेगा, बहुत कम बचेगा। तो ये बहुत ही कम रहेगा, जीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जो 0.5 था वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर इसके 0.5 है तो इसके कितने बनेंगे 0.25 और ये कितना बनेगा वापस 0.5। ये फाइनली हमें दे रखा है कितना है 1 m, 1 m दे रखा है। हमें Fe प्लस 3 की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब इसको सॉल्व कर दो। पॉइंट 25 इंटू 0.5 का स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू 10⁸8। ये आंसर तो कुछ और आ रहा है क्या? तो x इक्वल्स टू 1/4 1/2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻8। स्क्वायर रूट लेने पर 1/2 1/2 इंटू 10⁻⁻4।
अरे भाई ई नॉट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हो आयुष? ई नॉट दे रखा है, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 10⁻⁸, बट इसमें मेरा आंसर आ रहा है 2.5, दे रखा है 5। नहीं, I2 सॉलिड है तो अपियर नहीं होगा बेटा वो तो। अब यहां पर यही नहीं लिखा हुआ है कि आयोडीन जो है I2 अगर वो एक्वस फेज में है तब तो अपियर होगा, और ऐसे तो एक्वस फेज में ही होगी आयोडीन तो। देखो दो आंसर डिपेंड करता है आयोडीन किस स्टेट में। अगर आयोडीन सॉलिड स्टेट में तब तो अपियर नहीं होगी, आयोडीन अगर एक्वस फेज में तो अपियर होगी। अगर आयोडीन सॉलिड स्टेट में तब तो ये वाली टर्म नहीं आएगी, तो उस केस में तो आंसर 5 आ जाएगा, अदरवाइज आंसर 2.5 आएगा। यानी या तो आंसर 5 या आंसर 2.5, या तो 5 या 2.5, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, दो आंसर सही है, 5 या 2.5, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में कि आयोडीन किस स्टेट में बन रही है, क्योंकि यहां पर जो डेटा दे रखा है उसमें भी नहीं लिखा हुआ, तो हम यही मानेंगे कि सभी एक्वस स्टेट में है, तो 2.5 के चांसेस ज्यादा है। कौशल सही किया मैंने, वो रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में जा रही है। आयनिक का क्वेश्चन, स्वपन कौन से क्वेश्चन की बात करो? फोर्थ का सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी बात कर रहे हो? तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं e⁻−EA/RT। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही, तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 6 किलो कैलोरी, तो 6 इंटू 1000, 6 किलो कैलोरी। EA/RT, आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर कितना? 500 केल्विन, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो e⁻⁶ आ रहा है, जबकि यहां पर दे रहा है e⁻⁸, तो गलती हो गया। तो अच्छा, दोनों में दोनों कैसे सही हो सकते हैं? सही कह रहे हो। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन है। डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये तो। ये कुछ इस तरह से होगा, P वर्सेस V का कर्व ऐसा है,
तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ध्यान रखना थ्रू आउट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर कर्व हाइपरबोला होता तब तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, हाइपरबोला इन द सेंस ऐसा कर्व होता तब तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, लेकिन कर्व स्ट्रेट लाइन है इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन होगा। हमेशा बेटा क्वेश्चन लिखा करो जिस ऑप्शन की बात कर रहे हो। अरविंद बेटा क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें सब दे रखा है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन पीवी डायग्राम लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेना पेपर, अगर कुछ और डाउट हो तो पूछ लेना। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो बता देता हूं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का भी क्वेश्चन था, सही हुआ क्या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला? ये भी वीक है, ये भी वीक है, ये वीक एसिड वाला, ये प्रेसिपिटेशन वाला, ये वीक प्लस स्ट्रॉन्ग। अच्छा इसमें ये देख लो किसमें क्या डाला जा रहा है। ये ध्यान रखना, ये x है और ये y है, तो x y में x डाल रहे हैं, y में x डाल रहे हैं। AgNO3 में KI, KOH में एसिटिक एसिड, HI में NaOH। ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन केवल यहां होता है, बाकी सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें KOH में एसिटिक एसिड डालोगे तो पहले कंडक्टेंस कम होगी फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगी, जबकि एसिटिक एसिड में KOH डालोगे तो पहले थोड़ी बढ़ेगी बाद में ज्यादा बढ़ेगी। हाँ कह सकते हो, लगभग वैसे ही क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पर, वो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पहले डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी से Z निकालो। Z जो है क्योंकि इसमें डिफेक्ट है तो एग्जैक्टली 4 नहीं आएगा, एग्जैक्टली 4 नहीं आएगा। एटॉमिक मास 31.25 डिवाइडेड बाय या तो अवोगाड्रो नंबर या इसको AMU दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 500 पिकोमीटर, और यहां पर ये जो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में, तो ये 10⁻⁻3। यहां से सबसे पहले Z की वैल्यू निकाल लो। आइडियली Z कितना होना चाहिए 4। अब मान लो Z की वैल्यू यहां से जो आती है, ऐसे ले रहा हूं, लेट से 3 आती है, इसका मतलब पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में एक शॉट की डिफेक्ट है,
एक शॉर्ट की डिफेक्ट है एक यूनिट सेल में, बताना किसमें है, पर लीटर ऑफ द यूनिट सेल। तो यह देखना होगा कि 1 लीटर में कितने यूनिट सेल है, तो 1 लीटर में कितने यूनिट सेल होंगे, a की पावर 3। हाँ बट ध्यान रखना इसकी यूनिट्स, ये ऊपर लीटर में है, 1 लीटर यानी उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो तो 1000/a³। इतने यूनिट सेल्स है, एक में कितना डिफेक्ट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना। बोल दिया मैंने, टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। बेटा पहले दे भी दिया करो थोड़ा बहुत, है ना, पीडीएफ के भरोसे मत रहा करो। अच्छा अब ये बताओ, ये किया या नहीं किया होमवर्क, जल्दी से बताइए, ये होमवर्क किया है या नहीं किया है। देखो ये होमवर्क अगर ढंग से नहीं किया ना, बड़ा बेसिक था और मेरा मानना है कि बिल्कुल होना चाहिए। नवदीप ने कहा हो गया, डन। और किस किस का हो गया बताओ, और किस किस का हो गया, तब मैं जाके डिस्कस करूं, अदरवाइज नहीं करूंगा। पहले जेई एडवांस की बात करते हैं, इसकी बात करो। जेई एडवांस किस किस का हो गया, कौशल, नीरज, सम्यक, केनी, विशाल, बहुत बढ़िया जी, और जय, अरविंद, होशिता, पूरा नहीं हुआ। मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूं बहुत क्लियरली। प्रिया, केवल जेई एडवांस की बात करो, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा मैंने। अमन कह रहा है कि O1 S1 डन बट जेई एडवांस हाफ। जेई एडवांस 11 और 20 में डाउट है। पीकेएस का कहना है कि सर पूरा हो गया। नवदीप को जेई एडवांस में मजा आया। ओशिता का कहना है जेई एडवांस डिस्कस कर लो। देवज्ञ, लक्ष्य कह रहा है जेई एडवांस नो बट रेस्ट डन। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग करो तभी डिस्कस करें, ज्यादा मजा आएगा। आपने एडवांस में सबसे इजी सेलेक्ट करके दिए, ऐसा तुम ईयर देख लो बेटा, एडवांस में क्या इजी आया तो है ना जेई में। अगर जेई में तो आए हुए ही हैं, चाहे मैंने आसान आसान वाले सेलेक्ट किए, जो भी हो। तुम्हें लगता है 6 से 8 आसान है? ये कोई आसान नहीं है बेटा। 21, 20, 18, 17 ये करंट जेई ऑलमोस्ट अभी पिछले सालों के जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं। नेगेटिव सोचते रहो बेटा, तुम्हारा हो जाए तो बहुत आसान है, नहीं हो तो बहुत टफ है। बस नेगेटिव थिंकिंग लेके बैठे रहो। जो भी हो, सिंपल और टफ हो, जेई एडवांस के हम बात खत्म। अरे एडवांस के इजी लग रहे हैं तो बहुत बढ़िया बेटा,
उसमें भी नेगेटिव, इसको पुट ऐसे करेंगे जैसे बस बहुत दुखी रहेगी तुम्हारी बीबी तुम्हारे से। किसने लिखा था, मैं नाम भूल गया, सही बता रहा हूं। वो तुम्हारा कुछ काम कर देगी तो तुम कहोगे बड़ा आसान सा काम था, ये तो होना ही था। नहीं करेगी तो भी ऐसे ही बोलोगे। फिर आएगा तुम्हारा मजा बेटा। इनिशियली 1 साल तक तो वो देखेगी, फिर जो बदला लेगी ना तुमसे। नहीं, आपको एक्सपीरियंस है ना सर। ऋषि कह रहा सर उसको मिलेगी नहीं। अच्छा, देखो तुम, मेरे मैं जो बातें बोलता हूं उनको अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करो। ये नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस हो या ना हो, मेरे को भी तो हो सकता है कहीं से ज्ञान मिला हो। तुम भी अभी बच्चे हो, तुम्हें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे भी तो कहीं से कुछ ज्ञान मिल सकता है ना। हर चीज मतलब मैं एक्सपीरियंस करके ही तुम्हें बताता हूं ऐसा, देख के भी तो बता सकता हूं। या हो सकता है मेरे को किसी ने ज्ञान दिया हो तो मैं पहले ही संभल गया कि भैया ऐसे करोगे तो बाद में बदला लिया जाएगा, तो बच लो। नहीं, चलो जी चलो, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे यही होमवर्क। तो लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक ऑस्मोटिक प्रेशर समझा दिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेशन नहीं लिखी थी मेरे को जहां तक याद है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये बता दिया था, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी बता दिया था। देखो कुछ चीजें एक्सेप्ट करने में कहीं कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा असलियत, कोई कितना भी झूठ क्या बोले। अब बात खत्म। हाँ, तो लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर required to stop the flow of required to stop the flow of solvent molecules from solvent to solution side is called osmotic pressure. Is called
ऑस्मोटिक प्रेशर, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, थियोरेटिकली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी किया जा सकता है। पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटली ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक फ्लास्क टाइप कंटेनर लेते हैं, ऐसा एक कंटेनर हम लेते हैं, और ये जो कंटेनर है इसकी जो बाउंड्री है वो किसी एसपीएम की बनी हुई है। ये जो बाउंड्री है वो एसपीएम की बनी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें हम एक सॉल्यूशन भर देते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन भर देते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है, और इसके बाहर सॉल्वेंट भर दिया जाता है, और इनिशियली दोनों का लेवल जो है वो बराबर रखा जाता है। इनिशियली दोनों का लेवल इक्वल रखते हैं हम। बाहर क्या है, सॉल्वेंट, अंदर क्या है, सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। ये बाउंड्री किसकी बनी हुई है, एसपीएम की। क्या होगा, बाहर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे तो ये जो लेवल है ये लेवल यहां पर बढ़ने लगेगा, ये लेवल बढ़ने लगेगा। सपोज करो हमने यहां पर कोई एक छोटा सा पिस्टन लगा दिया और उस पर पी प्रेशर लगा दिया, पिस्टन लगा के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगा दिया, तो लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमने कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, यहां पर ये जो सॉल्यूशन है वो राइज करेगा। क्यों राइज करेगा, क्योंकि बाहर से सॉल्वेंट जब अंदर आएगा तो अंदर जो सॉल्यूशन का लेवल वो बढ़ने लगेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट बढ़ने के बाद फर्दर कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद ये जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद इस लेवल में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है यही अब यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन आता है कि ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो यहां पर कितना प्रेशर अप्लाई करेगा। तो अगर इसकी हाइट h है तो ये जो सॉल्यूशन है इसकी हाइट h, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी d और g पता ही है सबको, तो ये अपने इस लेवल पर कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, h d g, और ये जो प्रेशर होगा ये किसके बराबर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, जिसको यहां पर हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सॉल्यूशन जो है h हाइट वाला सॉल्यूशन अपने बॉटम पर कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, h d g या h रो g कुछ भी बोल दो। d जहां पर क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। हाइट पुट कर दो, डेंसिटी पुट कर दो, g की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता चल जाएगा। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ बेटा ऋषि, सॉल्यूशन है ही किसका, उसी सॉल्वेंट का ही सॉल्यूशन है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये हाइट मेजर करनी होगी, हाइट जैसे ही पता चल जाएगी यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पर एक चीज और बता दूं, या तो ये H को भी यहां पर ऐसा ही सिस्टम में, डेंसिटी को भी ऐसा ही सिस्टम में, G को भी ऐसा ही सिस्टम में पुट करो तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस में आ जाएगा, पास्कल में, और फिर उस पास्कल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर अगर यहां पर एटमॉस्फेयर में फाइंड आउट करना है
तो एच डी जी ये सब पहले ऐसा यूनिट में पुट करना होगा, जिससे प्रेशर किस में निकल के आएगा, पास्कल में। पास्कल को फिर किस में कन्वर्ट करना होगा, एटमॉस्फेयर में। या फिर एक दूसरा तरीका है, कि ये जो हाइट है ये सॉल्यूशन की हाइट है, आप इसको पहले मरकरी की हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मान लो कि इतना ही प्रेशर लगाने के लिए मरकरी की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो H1D1 इक्वल्स टू H2D2 करके। मरकरी की डेंसिटी आप सबको पता ही है, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6, ये याद रखो डेटा ग्राम पर ml। तो आप चाहो तो इसकी हाइट को मरकरी की हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। उससे क्या पता चलेगा कि मरकरी की हाइट मतलब mm ऑफ Hg आ गया, और उसको 760 से डिवाइड कर दो तो प्रेशर किस में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। उसमें कैलकुलेशन कम होगी, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, जो भी हाइट दे रखी है उसे मरकरी की इक्विवेलेंट हाइट में कन्वर्ट करो कि इतना ही प्रेशर लगाने के लिए मरकरी की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो mm ऑफ Hg पता चल जाएगा या सेंटीमीटर ऑफ Hg पता चल जाएगा। उसको फिर या तो 760 से या 76 से डिवाइड करके एटमॉस्फेयर में प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी किसी ने पूछा था, शायद ऋषि ने किसी ने पूछा था कि सर इसके अंदर तो सॉल्वेंट चला गया, तो ये तो सॉल्यूशन ही बदल गया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे एक उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहां पर पूछ रहा हूं कि ये जो फ्लास्क हमने लिया ना, सॉल्यूशन जिसमें भरा हुआ है, इसको पर्टिकुलरली इस शेप का क्यों लिया गया। और यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो पर्टिकुलर आपको पाइप दिख रहा है सॉल्यूशन का, ये यहां पर वर्टिकली, इसका डायमीटर बहुत कम होता है। तो क्यों हम पर्टिकुलरली इसी शेप का कंटेनर ले रहे हैं, उसका क्या फायदा है। मैं बताता हूं उसका फायदा क्या है। एक्चुअली हम इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर बाहर से सॉल्वेंट जब अंदर आएगा तो इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो बदल जाएगी, यानी सॉल्यूशन ही बदल जाएगा। आपको तो इस इनिशियल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। जब इसमें सॉल्वेंट एंटर करेगा तो कंसेंट्रेशन बदल जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो डायमीटर है वो कम लिया जाता है, ताकि थोड़ा सा सॉल्वेंट जब बाहर से अंदर आए, तब भी हाइट अच्छी खासी चेंज हो जाए, ताकि अंदर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज ना हो। तो एक और डाउट आता है, सर फिर तो पूरा एक सिंगल पाइप ही ले सकते थे, एक सिंगल पाइप भी तो ले सकते थे, ये पर्टिकुलर नीचे वाला पार्ट ऐसा क्यों किया। तो अगर केवल सिंगल पाइप होता तो अंदर सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी कम होती। तो हम चाहते हैं कि अंदर सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज्यादा हो, ताकि बाहर से जब थोड़ा सा सॉल्वेंट अंदर घुसे तो अंदर सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण उसकी कंसंट्रेशन में चेंज बहुत कम होगा। और ये पार्ट का डायमीटर कम है, तो जैसे ही थोड़ा सा सॉल्वेंट अंदर जाएगा हाइट में अच्छा खासा चेंज हो जाएगा। हाँ, ये वाला पार्ट ट्राइंगल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, वो भी चलेगा, स्फेरिकल शेप का भी चलेगा, ताकि अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी सॉल्यूशन की प्रेजेंट हो। हाँ जी, बात समझ में आई मेरी, बोलिए। तो एरर कम से कम हो, इसके लिए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। वेरी वेल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। रूप कथा, आर्यन, हर्षिल, नैतिक, पीकेएस, कौशल, नीरज। लेकिन यही ऑस्मोटिक प्रेशर अब हम थियोरेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो
सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर यानी मोलरिटी और टेम्परेचर की। तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज अगेन आर, मतलब इसकी वैल्यू भी वही होती है जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन में होती है। आर की वैल्यू 0.0821 या 8.314, कोई चेंज नहीं होता। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी वही आती है। तो इसका मतलब इस डेटा में कुछ ना कुछ तो बेटा ऐसा है, या तो यूं कह सकते हो कि ये फेवरेट नंबर है किसी का। तो हमेशा मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में भी यही वैल्यू आई थी और यहां पर भी वैल्यू यही आ रही है। इनफैक्ट ये इक्वेशन भी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की तरह ही है। कंसंट्रेशन को हम एन बाई वी लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन आप कह सकते हो कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से एग्जैक्टली मैच कर रही है। बट वो गैस का प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, बस इतना सा डिफरेंस है। वो किसी गैस का प्रेशर था, ये यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के फाइनली हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, पाई इक्वल्स टू एच डी जी, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। इवन एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, इनका एक मेजर एप्लीकेशन पता है क्या है? कि किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना। जैसे मान लो आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और आपको उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, तो कैसे किया जाए? कुछ मत करो, वो जो अननोन सॉल्यूट है उसका मान लो 100 ग्राम 200 ग्राम लो, उसका एक सॉल्यूशन बनाओ और उस सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट कर लो? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलेगा? कितनी हाइट बढ़ी, उस हाइट से डी पुट कर दो, जी पुट कर दो, ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पुट कर दो, उससे कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। और कंसंट्रेशन में हमें मास तो पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो उससे क्या निकल के आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल ऑस्मोटिक प्रेशर, आप चाहो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी निकाल सकते हो, या रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर से भी निकाल सकते हो। इसमें सब फायदा क्यों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कर रहे हैं? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, केवल नंबर ऑफ मोल से। तो वो सॉल्यूट कौन सा है हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम यहां से उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। और इनमें चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो कन्वीनियंट है, जो सबसे इजीली यूज किया जा सकता तरीका है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर। वो इसलिए क्योंकि इसमें हीटअप नहीं करना पड़ता, वेपराइज नहीं करना पड़ता। क्योंकि जैसे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो उसमें सब्सटेंस जो है थोड़ा बहुत वेपराइज होता है, बॉइलिंग पॉइंट में इवोपरेट करना पड़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीज करना पड़ता है, यानी टेम्परेचर बदलना पड़ता है। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर आप रूम टेम्परेचर पर भी मेजर कर सकते हो। तो होता क्या, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हीटअप करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, वेपराइज करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर आप बाकी मेथड्स यूज नहीं कर सकते हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सबसे ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है। जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं कि हाँ, ये सबसे आसान तरीका है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने का। तो दिस इज अबाउट फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक दो वर्ड्स यहां पर मैं और बता दूं आप लोगों को। अगर दो सॉल्यूशन है जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है मतलब दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम है, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो उनके लिए एक वर्ड यूज होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो।
तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कभी कभी यूज हो जाते हैं। वैसे कॉमन वर्ड्स है, आइसो जहां कहीं आता है उससे वैसे ही समझ में आ जाता है, आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, आइसोकोरिक सेम वॉल्यूम, आइसो बारीक सेम प्रेशर, उसी तरह से है। तो दीज आर दी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन आपने नोटिस किया होगा अभी तक, वैसे बहुत ज्यादा एग्जांपल्स तो हमने नहीं किए हैं, या शीट में से आप शीट में से कुछ क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उन सब में जब भी कोई सॉल्यूट हमने लिया है, या तो वो ग्लूकोज या यूरिया या सुक्रोज इस तरह से थे। मतलब किसी भी एग्जाम्पल में NaCl, KNO3, NH4NO3 ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं। उसका कारण क्या वो मैं बताता हूं। तो अब एक हेडिंग डालिए पहले तो, अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। abnormal colligative properties क्या मतलब है उसको समझते हैं। लेट्स से हमने क्या किया, 1000 ग्राम वाटर लिया और इसमें 1 मोल NaCl डाल दिया। 1 मोल NaCl, लेट्स से इसका Kb कितना है, 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और अब हमने इसका एक्सपेरिमेंटली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला और थियोरेटिकली भी निकाला। तो थियोरेटिकली हम देखते हैं कि इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, क्योंकि Kb 2 है, मोलरिटी 1 है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 2। बट यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो ये 2 नहीं 4 आता है, यानी आंसर मैच नहीं कर रहा है। थियोरेटिकली 2 आना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली 4 आ रहा है। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जो आपने 1 मोल NaCl पानी में डाला है वो 1 मोल आयोनाइज हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस और Cl माइनस में। तो अब पानी में तो इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो केवल इस पर डिपेंड करती कि सॉल्यूट के कितने मोल्स है, सॉल्यूट कौन सा उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर अब Na प्लस अलग है, Cl अलग है, तो एक तरह से सॉल्यूशन में 1 नहीं 2 मोल्स है। तो सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 नहीं, सॉल्यूशन की मोलरिटी 2 है, इसीलिए यहां पर मोलरिटी 1 नहीं, आपको 2 पुट करनी होगी, 2 पुट करनी होगी, तब जाके आंसर आएगा, एंड दैट इज 4। इसका मतलब आप कितने मोल्स डाल रहे हो उससे मतलब नहीं है कि सर मैंने तो इतने ही मोल्स डाले, उससे मतलब नहीं है। एक्चुअल में सॉल्यूशन में किसके कितने मोल्स हैं उन सबको अलग अलग काउंट करना होगा। अगर आयंस है, Na प्लस अलग है, Cl अलग है, इसके कारण भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसके कारण भी होगा, तो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना होगा। हाँ, नंबर ऑफ मोल से मतलब है, इसीलिए टोटल 1 + 1 कितना हो गया, 2। समझ में आई बात। और ये 2 तब पुट करेंगे जब वो 100% आयोनाइज हो रहा है, और ये हमें पता है कि NaCl तो 100% होता है, NaCl तो 100% होता है। और आपको यह भी पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट कौन सा है। Na प्लस का 1 मोल हो उसका भी उतना ही इफेक्ट होगा, Cl का 1 मोल हो उसका भी इतना ही इफेक्ट होगा, और 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl की जगह केवल 2 मोल Na प्लस आयन हो तो उसका भी उतना ही इफेक्ट होगा। मान लो अगर यहां पर ये NaCl 50% ही आयोनाइज होता, तो 50% ही आयोनाइज होता तो क्या होता। अब सॉल्यूशन में यहां पर अगर मैं कह दूं कि NaCl 100% नहीं 50% ही आयोनाइज हो रहा है, तो बताओ फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखते हैं। Kb की वैल्यू तो 2 ही है। अब मोलरिटी क्या लिखेंगे, मतलब 1 मोल में से केवल आधा मोल ही आयोनाइज होता तो
अब मोललिटी क्या होगी? प्रवीण का कहना है 1, स्वपन का कहना है 1, हार्दिक का कहना है 1.5, अर्चित का भी कहना है 1.5, लक्ष्य का कहना है तब भी 2 ही आएगा। बेटा अब 2 नहीं आएगा क्योंकि 50% आयोनाइज हुआ है। इसका मतलब इसका आधा मोल बचा हुआ है अभी भी, इसका आधा मोल और इसका आधा मोल, तो 0.5 0.5 0.5 टोटल 1.5 यानी 3 आएगा। जल्दबाजी में पता है क्या होता है, कोई ये कहता है कि 50% आयोनाइज हुआ तो इसके 0.5, इसके 0.5 1, इसका 0.5 भूल जाते हैं, इसका भी 0.5 काउंट होगा भाई। 1 मोल अनआयोनाइज्ड NaCl का भी वही इफेक्ट होगा जो 1 मोल Na+ का है, उसका भी वही इफेक्ट होगा जो 1 मोल Cl आयन का है। तो केवल मोल्स से मतलब है, किसके कितने मोल्स है। पानी में आपने लेट से एसिटिक एसिड डाला, हमें पता ही आयोनाइज होता है एसिटेट आयन प्लस H+। मान लो पानी में इसके फाइनली इसके A, इसके B और इसके ऐसे ही C ले रहा हूं, बोलने में आसान रहा, इसके A, इसके B और इसके C है, तो टोटल मोल्स आपको कितने काउंट करने पड़ेंगे? A प्लस B प्लस C। वैसे इसके अलग अलग होंगे नहीं, वो बराबर होंगे, बट अभी बोलने के लिए A प्लस B प्लस C ऐसे काउंट करने होंगे। समझ में आई मेरी बात? तो ये याद रखना किसके कितने मोल्स है। अगर कोई आयोनाइज हो रहा है तो हमेशा मोल्स बढ़ेंगे, लेकिन कोई अगर पॉलीमराइज हो रहा है तो मोल्स कम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कम नहीं हो सकते, कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। वो इस पर डिपेंड करेगा कि कोई डिसोसिएट हो रहा है या कोई एसोसिएट हो रहा है। लेकिन अब इसी चीज को करने में तो अब हम कर सकते हैं, जैसे NaCl का केस क्या कर सकते हो, एसिटिक एसिड का अगर क्वेश्चन दे दूं तो अगर आपको पता है कि ये कितने % आयोनाइज हो रहा है, अगर ये 25% आयोनाइज हो रहा है तो इसके बचे हुए मोल्स, इन दोनों के मोल्स टोटल करके मोललिटी निकाल दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसी चीज को थोड़ा और सिस्टमेटिक हम करेंगे, थोड़ा और सिस्टमेटिक हम करेंगे। कैसे करेंगे वो बता रहा हूं, यहां पर सुन लो। इसके लिए एक टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर जिसे I से रिप्रेजेंट किया जाता है, I के वजह बोला जाता है इसको आयोटा। व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स एडेड, कि कितने मोल्स हमने ऐड किए हैं। मान लीजिए आपने 1 मोल डाला, सॉल्यूशन में एक्चुअल में 2 मोल है, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 2। आपने सॉल्यूशन में 2 मोल डाले, हो गए 3, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 3/2। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वांट ऑफ फैक्टर जो है बेसिकली एक फैक्टर है जो ये बताता है कि किस फैक्टर से नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर आपको एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मोल्स जो भी आप ऐड कर रहे हो उससे किससे मल्टीप्लाई कर दो? वांट ऑफ फैक्टर से। जो भी मोल्स आप ऐड कर रहे हो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? वांट ऑफ फैक्टर से। तो क्या पता चल जाएंगे? एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। यानी व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? कि किस फैक्टर से नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। जो भी नंबर ऑफ मोल्स आप डाल रहे हो उसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन ये भी आता है, क्या आपको क्वेश्चन में वांट ऑफ फैक्टर दे रखा होगा? क्या हो सकता है दे रखा हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये ना दे रखा हो। अगर नहीं दे रखा है तो भी हम वांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसका तरीका बताता हूं। तो अब पॉइंट ये आता है कि क्यों किसी के नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। जैसे NaCl में नंबर ऑफ मोल्स क्यों चेंज हुए? क्योंकि NaCl Na+ और Cl आयन में आयोनाइज हो गया, एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और H+ में टूट गया। तो कोई भी सब्सटेंस जो आप पानी में डालते हो या किसी भी सॉल्वेंट में डालते हो तो वो
आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा। मान लो ए जो है कोई रिएक्टेंट है, वो एन टाइम्स बी में आयोनाइज हो रहा है, मतलब इसके एक मोल से बी के कितने मोल्स बन रहे हैं? एन मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। अब मान लो आपने तो कंटेनर में इसके ए मोल्स डाले, हमने कितने मोल्स डाले? ए। लेकिन इसमें से लेट से अल्फा जो है वो आयोनाइज हो गए। अगर अल्फा आयोनाइज हुए तो इसके कितने मोल्स होंगे? ए एन अल्फा, ए एन अल्फा। तो टोटल यहां पर जो एक्चुअल में मोल्स है, अगर मैं यहां पर वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करूं तो एक्चुअल में मोल्स तो ये जो ए और बी के मोल्स का सम करना होगा। अगर ए और बी दोनों के मोल्स का सम करें तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ए कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय ए। ये मोल्स हमने डाले थे, ए से ए कैंसिल आउट, तो ये आ जाता है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। मतलब अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन में आपको अल्फा दे रखा होगा, उस अल्फा से हम वांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर 100% आयोनाइज हो रहा है तो अल्फा 1 हो जाएगा, 50% आयोनाइज हो रहा है तो अल्फा 0.5 हो जाएगा। इस तरह से आप वांट ऑफ फैक्टर बता सकते हो कि किस फैक्टर से नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। यहां पर एन क्या है? एक मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल N2O4 की अगर रिएक्शन हो रही है, N2O4 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2, तो कह सकता हूं यहां पर जो N होगा वो कितना होगा? 2 होगा। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। एक मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं? दैट इज सिंपली N। अब वो B बने, C बने, D बने, इससे कोई मतलब नहीं है। लेट से एक और केस आता है, A से मान लो N1B बन रहा है प्लस N2C बन रहा है, तो जो हमारा N होगा, अब एक मोल से इसका N1 इसका N2, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 प्लस N2। इस N की जगह क्या पुट करोगे? N1 प्लस N2। हो सकता है कभी कोई पॉलीमराइज हो रहा हो, N1A कन्वर्टिंग इनटू N2B, तो अब इसके एक मोल से B के कितने बनेंगे? N2 अपॉन N1। तो अब यहां पर N की वैल्यू क्या होगी? N2 अपॉन N1। ये लिख लेना सब, जो भी एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं। तो N कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए कि एक मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं, दैट इज N। जैसे कुछ और एग्जांपल्स यहां पर लिए जाएं, BaCl2, सबको पता है ये कैसे आयोनाइज होगा? Ba प्लस 2 प्लस ट्वाइस Cl माइनस, तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 3। N की वैल्यू कितनी हो गई? 3 ट्वाइस NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2। बताओ यहां N की वैल्यू क्या होगी? दो मोल से एक और 3, तो 2 से 4, तो 1 से 2, इसके लिए 2 ही होगी। इसके लिए N की वैल्यू 2 ही होगी, नहीं तो ऐसे समझ लेना इसको पूरा 2 से डिवाइड कर दिया, 3/2 H2। अब इधर तो कोफिशिएंट 1, इसका हाफ, इसका 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2 विच इज,
दिव्यांशु ये सभी गैसेज है, अमोनिया N2H2 ये सभी गैसेज ही है। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर हम निकाल सकते हैं, और वांट ऑफ फैक्टर को जो भी मोल्स हम ऐड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। और इस तरह से अगर जो भी सब्सटेंस आप डाल रहे हो, अगर वो कुछ डिसोसिएट हो रहा है, कुछ एसोसिएट हो रहा है, तब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकल के आती है उन्हें हम कहते हैं अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ, लेकिन हमारे आंसर में कोई अब नॉर्मेलिटी नहीं होगी, हमारा आंसर अभी भी परफेक्ट होगा, करेक्ट होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन बोला जाता है उसे अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब नॉर्मल बोलना है या नहीं बोलना है ये आप पर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं कि आप अब नॉर्मल वर्ड बोलो। हाँ, बोलते हैं तो उससे एक इंडिकेशन चला जाता है सामने वाले के पास कि यार इसका मतलब जो सॉल्यूट है वो कुछ डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा होगा। बट आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सर अब नॉर्मल आंसर आ रहा है, सर ये तो अब नॉर्मल आंसर आ रहा है, ऐसा कोई अब नॉर्मल आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर डिसोसिएशन कंसिडर नहीं करोगे, अगर एसोसिएशन कंसिडर नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। और डिसोसिएशन एसोसिएशन कंसिडर कर लिया, मतलब वांट ऑफ फैक्टर कंसिडर कर लिया, तब तो आंसर सही आएगा, आंसर सही आएगा। और मान लो अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, एसोसिएट हो ही नहीं रहा है, तो उसका अल्फा क्या हो जाएगा, 0, और अल्फा 0 होते ही वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। अब इसको यूज कैसे करना है वांट ऑफ फैक्टर को, तो आपको हमेशा क्या चाहिए, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स की। सॉल्यूशन में एक्चुअल में कितने मोल्स है, तो जो भी मोल्स आप ऐड कर रहे हो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, वांट ऑफ फैक्टर से, तो आपको क्या पता चल जाएंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी तक हम मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो इनटू 1000। ऐसे ही करते हैं कि हमने इतने मोल्स डाले तो मोलरिटी इतनी होगी। लेकिन अब अगर आपको एक्चुअल मोलरिटी चाहिए तो एक्चुअल में जो मोलरिटी होगी वो क्या होगी, इसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इससे एक्चुअल मोलरिटी आ जाएगी, और एक्चुअल मोलरिटी से फिर डेल्टा टी भी निकाल लो, के बी इंटू एम। बस इतना सा चेंज करना है। हाँ, लेकिन एक थॉट और आता है कि सर ऐसा करें, यहां पर वांट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करते, यहां मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर क्या करें, इसके बजाय पहले हम मोलरिटी वैसे ही निकाल लेते हैं जैसे पहले कर रहे थे, जैसा हम पहले कर रहे थे वैसे ही निकालते हैं। मतलब मान लेते हैं कि कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा, कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा, मैंने 5 मोल डाले तो मोलरिटी इतनी है। NaCl के मैंने 2 मोल डाले 1 लीटर में तो मोलरिटी 2, 3 मोल डाले तो 3, यानी कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन कंसिडर नहीं किया। लेकिन उसके बाद यहां पर आके हम वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कह सकते हो ठीक है सर, या तो यहां मल्टीप्लाई करो या यहां मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही, वांट ऑफ फैक्टर से करना है। तो एक थॉट और आता है कि सर यहां पर भी नहीं करते, यहां पर भी नहीं करते, एक काम करते हैं, पहले जैसे डेल्टा टीबी निकाल रहे थे वैसे ही निकाल लेते हैं, और फाइनली जब डेल्टा टीबी निकल के आ जाएगा तो उसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, किसी एक ही जगह मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि मैंने कह दिया कि यहां मल्टीप्लाई करो या यहां करो या यहां करो, पता चला सर कंफ्यूजन था, मैंने तो सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कोई डाउट ही नहीं रहा। किसी एक जगह मल्टीप्लाई करना है, या तो यहां या डेल्टा टीबी निकालने के बाद वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो आप। हाँ जी, बोलिए बोलिए। लक्ष्य इनऑर्गेनिक के लिए भी होगा, ऑर्गेनिक के लिए भी होता है, सबके लिए होता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मत पढ़ो, जो होगा उसका वांट ऑफ फैक्टर दे रखा होगा या अल्फा दे रखा होगा, बात खत्म।
रूपक कह रहा सर तीसरी बार कहां मल्टीप्लाई किया आपने तो 2 बार ही किया। डेल्टा टीबी निकाल लो फिर उसके बाद करो। लेकिन यहां पर भी हम सब कुछ फिक्स करके चलेंगे, ऐसा नहीं कि मन में आए वहां कर दो, ऐसा नहीं है। यहां पर हम कब मल्टीप्लाई करेंगे वो भी फिक्स है, और यहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां नहीं करेंगे। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर आप और हम जब मोललिटी निकालते हैं ना, आप और हम मोललिटी जब किसी की बताते हैं तो यही सोच के बताते हैं कि हमने कितने मोल्स डाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 m एसिटिक एसिड अगर आप ये लिख रहे हो, तो क्या राइट नाउ सॉल्यूशन में अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के 0.1 मोल है? नहीं है। आप इसमें से 0.1 माइनस अल्फा करते हो, तो जो ये आपने 0.1 m लिखा हुआ ना, इसका मतलब हमने 1 लीटर में 0.1 मोल्स डाले हैं। अब उसमें से कुछ आयोनाइज अगर हुआ है तो मोल्स 0.1 से कम रह गए होंगे। तो नॉर्मली जो आप मोललिटी निकालते हो ना, ये जो मोल्स हमने डाले हैं उसी के अकॉर्डिंग निकालते हो। या जो क्वेश्चन में आपको मोललिटी दे रखी होती है वो इसी के अकॉर्डिंग दे रखी होती है कि हमने 1 लीटर में या 1000 ग्राम में इतने मोल्स डाले हैं। तो इसीलिए यहां पर हम भी यही करेंगे कि जो मोलरिटी है वो तो इसी तरह से निकालेंगे कि कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ, कुछ भी एसोसिएट नहीं हुआ, लेकिन फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वांट ऑफ फैक्टर से। ध्यान रखना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये मोललिटी जो है यहां पर जो निकाली हुई है, इसमें ना तो कोई डिसोसिएशन कंसिडर हुआ है ना कोई एसोसिएशन हुआ है। हाँ, अब आपको कुछ नहीं करना, जितने भी ये फॉर्मूले हैं उन सब में मोललिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? वांट ऑफ फैक्टर से। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CR/T इंटू वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वो इस वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना यार, ये जो रिलेटिव लॉवरिंग वाली जो टर्म है ना, इसमें सॉल्यूट के मोल्स 2 जगह आते हैं साहब। यहां पर आपको दोनों जगह वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपने यहां पर पहले रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लिया और फिर आप ये सोचते हो कि अब मैं इसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। वांट ऑफ फैक्टर से यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी होगा। हाँ, क्वेश्चन ये आता है सर वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो वांट ऑफ फैक्टर का यही फॉर्मूला 1 + n-1 अल्फा। तो अब ज्यादा अच्छा ये कि पहले यहीं पर आप इस वांट ऑफ फैक्टर की जगह क्या लिख दो? 1 + n-1 अल्फा, ताकि सारे ही वेरिएबल एक ही जगह आ जाए, सारी ही टर्म्स एक ही जगह आ गई। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको बाकी सारे डेटा दे रखे होंगे, कोई एक अननोन होगा, वो अननोन आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पर भी लिख लेना। और अगेन यहां पर क्या हो गया पता है? 2 चैप्टर फिर से एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अल्फा मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम, डेल्टा टीबी मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। अब मोस्टली क्वेश्चन इस चैप्टर में मैं आपको फिर से बता दूं, इसी से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन आएगा एसिटिक एसिड का के इतना है, एसिटिक एसिड दे रखा होगा, इसका के दे रखा होगा, पूछा जाएगा डेल्टा टीबी बताओ। सोचो क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे पहले एसिटिक एसिड के से उसका क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा। अल्फा यहां पुट कर दो, केबी का डेटा दे रखा होगा, मोललिटी पुट करके डेल्टा टीबी निकाल सकते हो। हाँ, यहां पर मैं एक चीज बता दूं, अब ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, कहीं मोललिटी, कहीं मोलरिटी और कहीं मोल फ्रैक्शन। तो ये मोललिटी, मोल फ्रैक्शन मैं पहले भी बोल चुका हूं, इनमें कन्वर्जन अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपस में कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करना है। लेकिन इसमें भी मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, मोलरिटी से अगर आपको मोललिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है तो डेंसिटी पता होनी चाहिए।
यानी डेंसिटी पता होगी तभी आप मोलरिटी से मोललिटी या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ये बातें अगर समझ में आ रही तो अच्छी बात है, ये वाली बात, नहीं तो आपको कंसंट्रेशन टर्म देखनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन टर्म्स के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को मोललिटी में, मोललिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तब डेंसिटी की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दे रखी है, इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन, देन कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m। मोललिटी को किसके बराबर मान लो? मोललिटी के बराबर मान लो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि सर ये अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। कभी किसी क्वेश्चन में डेल्टा टी भी निकालना है, किसी में अल्फा निकालना है, तो किसी में एन भी निकालना। अगर डेल्टा टी भी दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो पूछा जाएगा बताओ ये कितने मोल्स में डिसोसिएट हो रहा है। या ऐसे दे दिया जाएगा कि कंपाउंड है एम ए टू एम ए एक्स, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली अगर ये आयनाइज होगा तो m प्लस और x टाइम्स a में होगा, ऐसा कुछ। तो ये कितने पार्ट्स में टूटेगा? x प्लस 1 में, x प्लस 1 पार्ट्स में। तो n की वैल्यू पता चल जाएगी तो x की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। यानी कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जेई में आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं। कुछ नहीं हुआ, छोटे छोटे दो पार्ट्स थे जिसको आपने कनेक्ट कर दिया, इजीली कर सकते हो। और मेरा मानना है फिर से वही, इस चैप्टर में इसीलिए मैं कहती हूं जेई में अगर फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा चांसेस है जेई मेंस और जेई एडवांस में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन होने के, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन सबसे ऊपर है। देखो वैसे मुझे बार बार बोलने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि अगर होता हो ना जनरली कि बार बार बोलो इससे सबसे आसान आएगा, इससे सबसे आसान आता है, इससे सबसे आसान आता है। देखो आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पिछले सालों के पेपर्स देखोगे तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, कभी टफ आ जाता है। जैसे आप लोगों ने 6, 7, 8 वाला क्वेश्चन किया हो, जेई एडवांस वाला, वो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। दिखने में तो वो सिंपल दिखता है, लेकिन इट बाउंस्ड बैक बेका, वो पीछे से एकदम अटैक करता हो, पता भी नहीं चलता। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसा लगता है यार ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या बचा, बाद में समझ में आता अरे यार। तो जेई एडवांस्ड वालों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते उन पर। ये ध्यान रखना, इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन, कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम। हाँ सही बात है सचिन, बिल्कुल केनी। 6 to 8 वाले में बहुत सारे डेटा थे, और मैं बताऊंगा तुम्हें वो क्वेश्चन जब बताऊंगा ना, तो मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनर को पता था कि कौन कहां गलती करता है। उस क्वेश्चन को डिजाइन ही ऐसे किया गया कि ये तो नहीं पता होगा, चलो अब इसी पर क्वेश्चन बनाते हैं, ये गलती करेगा इसी पर क्वेश्चन बनाते हैं। जेई एडवांस के पेपर में सबसे बड़ी बात ही क्या होती है, उन्हें पता होता है वो क्वेश्चन कहां से सोचते हैं, क्वेश्चन कहां से बनाते हैं। ये इसको गलत पता होगा ना, ये चीज वो ऐसे करता होगा। इन जनरल तो वो वैसे हो जाती है, लेकिन वो वहीं पर क्वेश्चन बनाते कि अच्छा वो अब ऐसे करेगा, ये गलत होगा। देखो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आप मान लो, खैर हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे फाइट होती ना कभी कोई होती है, जैसे ओलंपिक्स में भी होती है, बॉक्सिंग भी होती है, अलग अलग तरह की फाइट्स भी होती है।
चाहे क्रिकेट मैचेस की भी बात कर लो कि यार ये ऐसे शॉट खेलेगा, ये ऐसे करेगा, मैं बॉल को ऐसे डालूंगा और ये आउट हो जाएगा। तो वही उनका भी तरीका वही होता है भाई। विशाल बेटा, कैपिटल एम और स्मॉल एम का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट करो, अगर रटोगे तो कोई फायदा नहीं है। खैर, ये आईआईटी वाले नहीं, सभी में सभी लोग यही करते हैं, जाल सब बिछाते हैं बेटा। सब जाल बिछाते हैं, दुनिया ऐसी है, तुम बच सको तो बच लो। बिल्कुल अनय सही कह रहे हो। और हमेशा जब वो चार ऑप्शन देते तो उसमें वो गलत ऑप्शन भी जरूर होता है। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं। करिए। बताइए के कितना होगा।
आया क्या आंसर? नहीं आया क्या अभी तक? क्या हो गया भाई, इतना टफ है क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, केबी दे रखा है। यस। अल्फा 1 से बड़ा कैसे आ गया? आ गया क्या? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? रुको रुको रुको। अच्छा वो 0.1 है। एक काम करो, रुको, इसको बदल दो, इसको 5 कर दो, इसको 5 कर दो। अब नहीं आएगा। अब करो, जल्दी करो। बताओ जल्दी से अल्फा कितना आ रहा है? कोई जरूरत नहीं है एक मोलर मास की, एक मोलर मास की कोई जरूरत नहीं है। केबी की वैल्यू बदल दी मैंने, 5 केल्विन किलोग्राम पर मोल।
हाँ जी हाँ जी, चलिए करते हैं। तो पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एम 1 प्लस ये एच ए, दो पार्ट में टूटेगा ये, राइट। तो 2 - 1 अल्फा, समझ में आया। 2 - 1 डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.75, के बी 5, ये 0.1, 1 प्लस अल्फा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, राइट। तो के बी इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.1 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 0.5, तो 0.1 इंटू 0.5 यानी 5 इंटू 10 की पावर -2 आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक करते हैं, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। डिस्कशन पुराना भी बाकी है, तो एक काम करता हूं आज O1 से ही देता हूं। कहां तक दिया था यार पिछली बार, 34, तो 35 से लेके 52, बस यही और है, बाकी पुराना। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुई भाई। कंसंट्रेशन 0.1 के निकालना है, ये के बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी नहीं दे रखी, इसीलिए मोलरिटी को ही मोललिटी मान लिया। तो मोललिटी भी क्या मान ली हमने 0.1, क्योंकि डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। ठीक है, चलिए बाय बाय।